करण सिया के पास आया और उसके चेहरे पर लगा हुआ आटा साफ करने लगा। शायद काम करते वक्त जल्दी के चक्कर में वो हड़बड़ा गई और न सिर्फ अपने चेहरे पर बल्कि उसने अपने कपड़ों पर भी आटा और न जाने क्या क्या लगा लिया था। करण उसके चेहरे से वो सब कुछ साफ कर रहा था और सिया उसकी तरफ देख रही थी। इतनी टेंशन से भरी सिचुएशन में भी वो कितने प्यार से उसे ट्रीट कर रहा था। उन दोनों को इस तरह से देखकर कनिका व्यंग से बोली, मुझे तुम दोनों को देखकर लगता नहीं कि तुम दोनों को सुकून की कोई फिक्र है। वो बेचारी न जाने किस हालत में होगी और उसकी फिक्र करने की बजाय तुम दोनों आपस में रोमांस करने में लगे हो। इसी से साबित होता है कि तुम दोनों को उसकी कितनी ज़रूरत है। थैंक गॉड मैं उसे अपने पास ले आई, वरना तुम दोनों से ये इग्नोरेंस पाकर तो उसका दिल ही टूट जाता। करण की गुस्से से मुट्ठियां कसी हुई थीं। वो उसकी तरफ पलटकर गुस्से से गरजते हुए बोला, बकवास बंद करो अपनी और बताओ मेरी प्रिंसेस कहाँ है। तुम्हारी बकवास सुनने के लिए फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। मुझे मेरी प्रिंसेस चाहिए, वरना तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या कर सकता हूँ। कनिका एटीट्यूड से चलते हुए उसके पास आई और बोली, मैं जानती हूँ तुम क्या कर सकते हो, लेकिन फिलहाल शायद तुम ये नहीं जानते कि मैं क्या कर सकती हूँ, या फिर जानकर भी अनजान बन रहे हो। पता है ना आज से कई सालों पहले क्या हुआ था। मीडिया अखबारों में तुम्हारी इमेज की धज्जियां उड़ा दी थी मैंने, और अब भी वही होगा। तुम करो हंगामा, मैं तो यही चाहती हूँ। आखिर इस हंगामे से तो मुझे लोगों की सिंपैथी मिलेगी कि कैसे एक पति ने अपनी दूसरी बीवी के चलते हुए अपनी पहली पत्नी को मॉलेस्ट किया और साथ ही साथ अपनी फूल सी बच्ची को भी नहीं छोड़ा। ओ गॉड, मुझे तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन सोच सोच कर ही तुम पर तरस आ रहा है। सिया जो कब से कनिका की बकवास सुन रही थी, वो करण के आगे आकर खड़ी हुई और बोली, तुम जैसी औरत हो ना, औरत नाम पर ही कलंक है। तुम्हें पता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊंचा दर्जा औरत को दिया जाता है, क्योंकि उसके जैसी सहनशीलता, उसकी जैसी पवित्रता किसी में नहीं होती। एक औरत का जो दिल होता है ना, वो दिल सिर्फ और सिर्फ प्रेम से भरा होता है। प्रेम उसके अपनों के लिए, प्रेम उसके प्रेमी के लिए, प्रेम उसके बच्चों के लिए। लेकिन तुम्हारे दिल में तो सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी है। नफरत सबके लिए, नफरत उसके लिए जिसने तुम्हें एक वक्त पर हद से ज़्यादा चाहा, और नफरत अपनी जन्म दी हुई बच्ची के लिए। तुम्हें पता है अब मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आता, बल्कि तुम पर तरस आता है कि तुम भले ही हाई स्टैंडर्ड रखती हो, अपनी लाइफ को वेल मेंटेन और हाई लेवल पर शो करती हो, लेकिन तुम अंदर से हद से ज़्यादा खोखली हो। तुम माँ और पत्नी तो छोड़ो, इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। और गुरूर देखो तुम्हारा, तुम यहाँ पर हम दोनों के अपनी बच्ची के लिए प्यार पर सवाल उठा रही हो, लेकिन तुम जो उसके पैदा होने के बाद उसे रोता हुआ छोड़कर पार्टी में जाती थी। तुम्हारा पति तुम्हारे लिए रात भर जागता था, लेकिन तुम और मर्दों के साथ होटल में रात बिताती थी। शायद एक से मन नहीं भरता था ना तुम्हारा। अपने बच्चों के लिए ना माँ अपनी भूख भूल जाती है, लेकिन तुमने तो कभी मेरी सुकून को अपने हाथों से एक निवाला भी नहीं खिलाया। तुम क्या समझो माँ का मतलब। मुझे तो तरस आता है उस माँ पर भी जिसने तुम्हें जन्म दिया। सिया की बातें सुनते हुए कनिका गुस्से से दांत पीस रही थी। वो बुरी तरह से कांपने लगी थी, आंखें जैसे अंगारे जल रहे हों। गुस्से से चिल्लाते हुए वो बोली, यू शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे बारे में ये सब बकवास करने की। करण जो हैरानी से सिया की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसने ये सभी बातें कभी सिया को बताई नहीं। वो कनिका को गलत बताकर खुद को सही साबित नहीं करना चाहता था, इसलिए आज तक उसने कभी कनिका के बारे में सिया से बात ही नहीं की। वो हैरान था इस बात पर कि सिया को यह सब कैसे पता लगा, लेकिन सानिया जी से सिया को सब पता चल चुका था। करण कनिका को सर्द नजरों से देखते हुए बोला, सच ज्यादा ही चुभ रहा है क्या? कोई बात नहीं, सच ऐसा ही होता है, पर तुम्हें कौन सा फर्क पड़ता है? बेइज्जत और जलील होने की तो आदत है तुम्हें। खैर तुम्हारी आदतों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क मेरी प्रिंसेस से पड़ता है। कहाँ है वो? उसे मेरे सामने लाओ। कनिका एटीट्यूड से बोली, वो तो तब तक तुम्हारे सामने नहीं आएगी जब तक मैं नहीं चाहती, और अगर तुम्हें उसे देखना है तो तुम्हारी बीवी का अधूरा काम तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। बोलते उसने सिया के पीछे खड़ी सर्वेंट की तरफ देखा, जिसके हाथों में ब्रेकफास्ट से भरी ट्रे थी। वो उस ट्रे को देखते हुए बोली, बहुत दिनों से तुमने मुझे ब्रेकफास्ट सर्व नहीं किया है। मैं ये सभी, पहले तुम कैसे मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते थे, अब हाथों से नहीं, कम से कम मुझे खाना सर्व ही कर दो। क्या पता मेरे दिल को तुम पर तरस आ जाए,
और मैं तुम्हारी बच्ची से तुम्हें मिलवा दूं। एक बार फिर से उसकी बातें सुनते हुए करण की मुट्ठियां कस रही थीं। उसे कनिका पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी सिया ने उसके हाथ पर हाथ रखा और उसकी मुट्ठी को खोलते हुए उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां उलझा लीं। वो करण को शांत करना चाहती थी। सिया मुस्कुराते हुए बोली, किसी के आगे से खाना छीनना तो बहुत आसान है, लेकिन किसी को खाना खिलाना बहुत मुश्किल। और मुझे नहीं लगता कि मेरे मिस्टर लूसीफर को तुम्हें खाना खिलाने में कोई प्रॉब्लम होगी। उन्हें आदत है भूखे लोगों को खाना खिलाने की। सुना है उनके बारे में, वो बहुत चैरिटी करते हैं वो, है ना मिस्टर लूसीफर? बोलते उसने करण की तरफ देखा तो करण भी उसे देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया। पीछे जाकर उसने उस सर्वेंट के हाथ से ट्रे ली और टेबल पर पूरा खाना लगा दिया। कनिका एटीट्यूड से चलते हुए जाकर सोफे पर बैठी और गुस्से से करण को देखने लगी। करण उसे देखते हुए बोला, वैसे तो मुझे चैरिटी करना पसंद है, लेकिन तुम्हें पानी भी ना पिलाऊं, पर अपनी प्रिंसेस के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसे मेरी कमजोरी मत समझना, क्योंकि मेरी प्रिंसेस मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। बोलते उसने प्लेट में खाना लगाकर कनिका को दिया, लेकिन कनिका ने वो खाने की प्लेट लेने से पहले ही उसे थोड़ा सा हाथ लगाया और वो प्लेट नीचे गिर गई। कनिका नीचे गिरे हुए खाने की तरफ देखकर बोली, ओ गॉड, ये क्या हो गया? अब ये भी साफ करना पड़ेगा। टिच टिच, सिया गुस्से से बोली, जो मेरे साथ किया वो मिस्टर लूसीफर के साथ करने की सोचना भी मत, वरना अभी तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगी। सिया की बातें सुनते हुए करण को इतना तो कंफर्म हो चुका था कि उसके आने से पहले भी बहुत कुछ हो चुका, और अब की जो सिचुएशन थी उसे देखते हुए वो समझ चुका था कि हुआ क्या होगा। वो सिया को अपना हाथ दिखाते हुए बोला, फिक्र मत करो लिटिल कैट, तुम्हारा मिस्टर लूसीफर इतना कमज़ोर नहीं। जहाँ इतना किया वहाँ थोड़ा और सही। अगर बात मेरी प्रिंसेस की है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बोलते हुए उसने सर्वेंट की तरफ देखा। सर्वेंट अपने हाथ में सफाई का सामान लेकर जल्दी से वहाँ पर आई। करण ने उस सर्वेंट की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, डैड, सिया। करण और सिया दोनों ने पलट कर देखा तो सुकून उन दोनों की तरफ भागती हुई आ रही थी। उसका पैर हल्का हल्का लंगड़ा रहा था। एक दो बार वो लड़खड़ाने को हुई तो करण और सिया की सांस हलक में अटक गई। दोनों का हाथ उसकी तरफ बढ़ गया, लेकिन वो दोनों उसके पास जाते उससे पहले ही सुकून सीधा आकर सिया के पैरों से लिपट गई। कनिका के जबड़े कस गए। सिया ने जल्दी से सुकून को अपनी गोद में उठाया। करण भी तेज कदमों से उनके पास आया और उसने सुकून को अपनी गोद में लेकर उसे बेतासा चूमना शुरू कर दिया। उसके सर, उसके गालों को वो बड़े ही प्यार से चूम रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और सिया उन दोनों को देख रही थी। सुकून ने भी अपनी बाहें करण की गर्दन पर लपेट दी थी, लेकिन तभी सिया की नज़र सुकून के गाल पर गई, जहाँ पर लाल निशान थे, और वो निशान उंगलियों के थे, जैसे किसी ने सुकून को थप्पड़ मारा हो। सिया की गुस्से से मुठियां कस गई। वो सुकून के गाल को उंगलियों से छूकर बोली, बच्चे, आप पर किसी ने हाथ उठाया क्या? सुकून ने अपना चेहरा हाँ में लाया और कनिका की तरफ उंगली कर दी। सिया गुस्से से कनिका को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ी। कनिका के चेहरे पर अभी भी एटीट्यूड ही झलक रहा था, लेकिन जैसे ही सिया उसके पास आई उसका चेहरा एक तरफ को लुढ़क गया। सिया ने बिना कोई वार्निंग दिए ही अपने जोरदार थप्पड़ से उसका पूरा चेहरा लाल कर दिया था। जैसे ही कनिका के गाल पर थप्पड़ लगा, कनिका का चेहरा एक तरफ को लुढ़क गया और सिया के हाथ की पांचों उंगलियां कनिका के चेहरे पर छप गईं। कनिका ने झट से अपना चेहरा ऊपर उठाया और गुस्से से सिया को देखते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाउ डेयर यू, ब्लडी बीच! वो बोल ही रही थी और उसने भी सिया को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ ऊपर उठा लिया था, लेकिन सिया ने उसकी नाजुक सी कलाई पकड़ी और उसे मरोड़कर उसी की पीठ से लगाते हुए बोली, अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हें एक थप्पड़ मारा है। जो तुमने मेरी सुकून के साथ किया है ना, उसके लिए तो मैं तुम्हारी जान भी ले लूं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उस छोटी सी बच्ची को थप्पड़ मारने की? उस पर तो मैं किसी की नज़र भी नहीं पड़ने देती, और तुमने उसे थप्पड़ मारा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? बोलते हुए सिया गुस्से से कांप रही थी। वहीं कनिका के चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट आ गई। उसने एक झटके से खुद को सिया से छुड़वाया और बोली, अच्छा, तो माँ को दर्द हुआ? हे माँ का दिल! मैंने उसकी बच्ची को थप्पड़ मारा? हाँ, मारा मैंने थप्पड़। बदतमीजी कर रही थी वो, जिद कर रही थी तो मार दिया। आगे भी मारूंगी,
क्योंकि जब तक वो तुम्हारे नाम की जिद करना नहीं छोड़ देती तब तक मैं उसे ऐसे ही हैंडल करूंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। सिया गुस्से से बोली, वह मैं तुम्हारा, आइंदा अगर तुमने मेरी बच्ची को हाथ भी लगाया ना तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। अभी वो बोल ही रही थी कि पीछे से कुछ कदमों की आहट सुनाई देने लगी। सिया ने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो इंस्पेक्टर के साथ साथ लॉयर और कुछ और आदमी भी थे जिन्होंने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे। उन लोगों को देखते ही कनिका तुरंत से आगे आई और बोली, देख रहे हैं आप लोग, ये लड़की मुझे कैसे धमकी दे रही है। ना सिर्फ ये बल्कि मेरे एक्स हस्बैंड मिस्टर कन्नड़ भी किस तरह से मेरे घर पर आकर मुझसे ही बदतमीजी कर रहे हैं। देखिए इन्होंने मेरे खाने का क्या हाल किया। मैं आराम से खाना खा रही थी और इन्होंने, बोलते हुए उसने अपने निराशा से करण को देखा। इंस्पेक्टर के साथ साथ बाकी सबने भी टेबल से नीचे गिरे हुए खाने की तरफ देखा। करण और सिया एकदम से हैरान रह गए। ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं था जो कनिका उन लोगों को बता रही थी। इंस्पेक्टर करण के पास आया और बोला, मैं जानता हूँ मिस्टर सिंघानिया, जो मिसेज कनिका कह रही हैं वो शायद सच हो और शायद झूठ, लेकिन फिलहाल हमें सबूतों के हिसाब से चलना पड़ेगा। मिसेज कनिका ने दावा किया है कि आपने उन्हें जान से मार देने की धमकी दी है और ना सिर्फ इतना बल्कि आपकी प्रेजेंट वाइफ ने उन पर कई बार अपना हाथ भी उठाया है, जिनका सबूत मिसेज कनिका ने हमें पहले ही दे दिया है। बोलते हुए इंस्पेक्टर ने अपना फोन करण के आगे किया जिसमें एक वीडियो चल रही थी और उस वीडियो में कनिका का चेहरा एकदम अजीब सा दिखाई दे रहा था, जैसे सच में उसे किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा पीटा हो। चेहरे पर कुछ जख्म के निशान दिखाई दे रहे थे और कपड़े भी बुरी तरह से फटे हुए थे। उस वीडियो को देखते ही करण समझ चुका था कि यह सब कनिका की सोची समझी साजिश है। वहीं सिया को भी सिर्फ इसी बात का डर था। वो जल्दी से आगे आई और उस वीडियो की तरफ देखते हुए बोली, तो इसलिए इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेकर घूम रही थी तुम। बोलते हुए उसने कनिका की तरफ देखा। इंस्पेक्टर सिया की तरफ देखते हुए बोले, प्लीज़ मिसेस सिंघानिया, आप कनिका जी से तमीज़ से बात कीजिए। करण गुस्से से चिल्लाया, और इंस्पेक्टर, तुम मेरी बीवी से तमीज़ से बात करो। इंस्पेक्टर ने अपना सिर झुकाया और बोला, मुझे कानून के हिसाब से चलना होगा मिस्टर सिंघानिया। करण एटीट्यूड से बोला, तो चलो तुम लोग कानून के हिसाब से चलो, मैं अपने ही हिसाब से चलूँगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि यह औरत मेरा कुछ बिगाड़ सके, तो मुझे किसी बात का डर भी नहीं है। तुम लोगों को जो करना है करो। उसकी बात सुनते हुए कनिका ने लॉयर की तरफ देखा तो लॉयर ने एक फाइल करण के आगे की जिसमें कनिका ने पहले ही कस्टडी केस फाइल कर दिया था और जिस तरह के सबूत उसने पेश किए थे, जज ने फैसला लिया था कि जब तक कस्टडी केस की सुनवाई नहीं हो जाती तब तक सुकून कनिका के साथ ही रहेगी। कनिका की हरकतें देखते हुए सिया और करण दोनों की मुट्ठियां कस गईं। उन्हें अपने लिए कोई डर नहीं था। कनिका उन पर चाहे कोई भी इल्जाम लगाए, लेकिन सुकून को वो एक पल के लिए भी कनिका के पास नहीं छोड़ सकते थे। इंस्पेक्टर करण की तरफ देखते हुए बोला, अगर आप लोग अभी इसी वक्त यहाँ से नहीं गए तो मुझे आप दोनों को अरेस्ट करना होगा। करण उस इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए एकदम सख्त लहजे में बोला, जिस दिन तुम्हारे कानून ने करण सिंघानिया को हथकड़ी लगाई ना, उस दिन तुम्हारी जेल की सलाखें इस तरह से टूट जाएंगी कि तुम्हारा कानून भी उन्हें जोड़ नहीं पाएगा। अपनी बेटी के बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। अभी वो बोल ही रहा था कि सिया उसकी बात बीच में काट कर बोली, हम लोग जाएंगे, हम लोग अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन मुझे उससे पहले सुकून से 2 मिनट बात करनी है। इतना तो कर सकते हैं ना आप लोग। इंस्पेक्टर ने अपना सिर हाँ में हिलाया। करण सिया की तरफ देखता ही रह गया। सिया जल्दी से सुकून के पास आई और घुटनों के बल बैठ गई। सुकून सिया की तरफ देखते हुए बोली, ये सब क्या हो रहा है सिया? कौन किसके साथ कहाँ जाने की बात कर रहा है और हम यहाँ पर क्यों हैं? चलो यहाँ से। एक तो ये डंकी आंटी की शकल ही मुझे नहीं पसंद। कनिका बुरी तरह से चिढ़ गई। सिया ने सुकून के होठों पर अपनी उंगली रखी और अपना सिर नामे हिलाया। सुकून हैरानी से उसे देखती रही। सिया की आंखों में से आंसू आने को आतुर हो रहे थे, लेकिन उसने सुकून के लिए खुद को संभाला और तुरंत उसके गले लग गई। तकरीबन 1 मिनट वो उसके गले लगी रही और फिर उससे अलग होकर बोली, मैं और मिस्टर लूसी पर यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन प्रिंसेस के डैड और सुकून की सिया जल्दी उसे यहाँ से लेने आएंगे। तुम अपना ख्याल रखना। सुकून ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। करण एकदम से हैरान रह गया। सिया तो सिया, सुकून भी उसकी बात इतनी आसानी से मान गई।
करण गुस्से से बोला, मैं मेरी बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सिया ने सुकून के माथे को चूमा और बोली, डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं प्रिंसेस, और सिया की तो तुम जान हो। बोलते उसकी आंखों में नमी आ गई। सुकून उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली, ओहो सिया, एक तो रोना बंद करो, बात बात पर रो देती हो तुम। जल्दी आना, मुझे कुछ नहीं होगा। बोलते हुए सुकून का चेहरा भी एकदम खिला खिला था। करण गुस्से से पागल हो रहा था। उसने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया था। सुकून उसके पास आई। करण उसे देखते हुए बोला, मैं मेरी बेटी को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। बोलते हुए उसके चेहरे पर जिद और जुनून साफ दिखाई दे रहा था। सिया ने करण का हाथ पकड़ा और उसे अपने सिर पर रखते हुए बोली, आपको मेरी कसम, मेरे साथ चलिए। आपकी प्रिंसेस बहुत जल्द आपके पास होगी। करण सिया की तरफ देखता ही रह गया। उसकी आंखों में नमी आ गई। वो हल्का हल्का कांपने लगा था। अपनी नमी से भरी आंखों से उसने सुकून की तरफ देखा तो सुकून जल्दी से उसके पास आई। उसने करण को नीचे झुकने का इशारा किया तो करण घुटनों के बल नीचे जमीन पर गिरा। उसकी आंखों से आंसू बह गए थे। उसके सामने सुकून थी, लेकिन उसे दिखाई कुछ और ही दे रहा था। एक छोटी सी, तकरीबन 20-25 दिनों की बच्ची, जो हद से ज्यादा बीमार थी, लेकिन उसकी माँ उसके पास नहीं थी। करण सुकून को रोते हुए देख रहा था और कनिका को फोन कर रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि बच्ची के लिए माँ का दूध जरूरी है। पर कनिका फोन ही नहीं उठा रही थी। उस वक्त करण को बेबसी महसूस हुई कि क्यों एक माँ ही एक बच्ची को दूध पिला सकती है। एक बाप क्यों नहीं? एक बाप को यह हक क्यों नहीं कि वो अपनी बच्ची की जिंदगी बचा सके? एक बाप को क्यों यह हक नहीं कि वो अपनी बच्ची की सांसों के लिए लड़ सके? एक माँ अगर अपनी बच्ची को जन्म दे सकती है, उसे बचा सकती है, तो बाप सिर्फ उसे तकलीफ में ही क्यों देखता रहे? वो घुटने के बल डॉक्टर के सामने गिरा और अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, प्लीज डॉक्टर, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। डॉक्टर उसी बेबसी को समझ सकते थे, लेकिन उनके हाथ में भी कुछ नहीं था। तभी करण ने कुछ ही दूरी पर एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ और डॉक्टर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्या अभी अभी यहाँ पर किसी बच्चे का जन्म हुआ है? डॉक्टर ने अपना सिर हाँ में हिलाया। करण जल्दी से उस तरफ भाग गया जहां से उसे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एक औरत ने अभी अभी एक दिन पहले एक बच्चे को जन्म दिया था। करण ने उस बच्चे के बाप से हाथ जोड़कर भीख मांगी, कुछ दूध की बूंदों की, जो कि उसकी सुकून की जिंदगी बचा सकती थी, और बदले में वो अपना सब कुछ देने को तैयार था। लेकिन शायद एक बाप दूसरे बाप का दर्द समझ सकता था। एक पराई माँ एक पराई बच्ची का दर्द समझ सकती थी। वहीं दूसरी तरफ उस बच्ची की अपनी माँ क्लब में सिगरेट पीती हुई डांस कर रही थी, और एक पराया मर्द उसे गंदे तरीके से छू रहा था। लेकिन वो छूना उस औरत को बिल्कुल भी गलत नहीं लग रहा था। मदोसी से भरी नजरों से उसे देखते हुए वो औरत उस आदमी को चूमने लगी। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एक नन्ही सी बच्ची को दोबारा जन्म मिला था, और वो जन्म मिलते ही वो रोने नहीं बल्कि खिलखिलाकर हंसने लगी। हंस रही थी वो करण की तरफ देखकर, और उसकी हंसी में करण को सुकून मिल रहा था। करण की गाड़ी आकर पार्किंग एरिया में रुकी। सिया ने ड्राइव करते हुए करण की तरफ देखा, जो एकदम एक्सप्रेशन लेस था। जब से दोनों कनिका के घर से निकले थे, तब से ही करण ने उसकी कोई बात का जवाब नहीं दिया था। न जाने वो उसकी बातें सुन भी रहा था या नहीं। एक बार भी उसने अपना चेहरा घुमाकर सिया की तरफ नहीं देखा। सिया उसे समझाना चाहती थी कि आखिर उसने यह फैसला क्यों लिया, लेकिन फिलहाल उसने घर तक जाने का इंतजार करना ही सही समझा। करण गाड़ी से बाहर निकला और बिना सिया की तरफ देखे ही घर के अंदर चला गया। सिया भी उसके पीछे पीछे ही अंदर आई। दरवाजे के अंदर आते ही उसकी नज़र सामने सोफे पर बैठी हुई सानिया जी पर गई, जिनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। सनाया उन्हें चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, और कबीर जी के साथ आहान भी वहीं पर मौजूद था। वो फोन पर लॉर और बाकी सब लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा था, ताकि कोई सॉल्यूशन निकले। करण को देखकर सानिया जी जल्दी से उसके पास आईं और उसके सामने खड़ी होकर पीछे की तरफ देखते ही बोली, सुकून, मेरी सुकून कहाँ है? बोलते हुए उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। करण ने एक पल उन्हें देखा और फिर बिना कुछ कहे उनके हाथ अपने ऊपर से हटाकर वहां से चला गया। सानिया जी ने उसे रोकने की कोशिश की, तभी उनकी नज़र पीछे से आती हुई सिया पर गई। सिया के साथ भी सुकून नहीं थी। उनकी आंखों से आंसू और भी ज्यादा तेज हो गए।
वो जल्दी से सिया के पास आई। सनाया जो संभालने की कोशिश कर रही थी, अगर वो अपना हाथ देकर सानिया जी को नहीं रोकती तो शायद सानिया जी लड़खड़ाकर नीचे गिर जाती। सिया जल्दी से उनके पास आई और बोली, संभालिए माँ अपने आप को, आप ऐसा करेंगे तो मिस्टर लूसीफर को कौन संभालेगा। सानिया जी गुस्से से बोली, तुमने तो कहा था ना कि तुम सुकून को कभी खुद से अलग नहीं होने दोगी, तो कहाँ है सुकून। तुम उसे वापस क्यों नहीं लेकर आई, क्यों उसे उस जल्लाद के पास छोड़ आई जो माँ के नाम पर सिर्फ कलंक है। क्यों तुम उसे अपने साथ नहीं लेकर आई। वो औरत मेरी सुकून को कभी नहीं समझ सकती, ना ही उसका ध्यान रख सकती। मेरी सुकून उसके साथ रहेगी तो न जाने किस हालत में रहेगी। तुम तुम उसे उसके पास कैसे छोड़कर आ सकती हो। ओह, तो मैं समझ गई, इसलिए ना कि सुकून तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है। उनकी बात सुनकर सिया उनकी तरफ देखती रह गई। सानिया जी फिर से बोली, हाँ बस इसलिए तुम उसे कनिका के पास छोड़ आई ना। अगर उसकी जगह तुम्हारी अपनी औलाद होती तो तुम उसे कभी यूं खतरे में नहीं डालती। सनाया भी सानिया जी की बातें सुनकर हैरान थी। आहान गुस्से से बोला, माँ आप ये कैसी बातें कर रही हैं। आप जानती है ना सिया के लिए सुकून क्या है। कबीर जी भी सानिया जी की बात पर हैरान थे। सानिया जी चिल्लाकर बोली, नहीं मैं कुछ नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी सुकून मुझे इस घर में चाहिए। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। बोलते हुए वो बहुत ही ज्यादा कांप रही थी। सिया ने उनका हाथ अपने हाथ में थामा और बोली, मुझे नहीं पता आपको ऐसा क्यों लगा कि मेरे लिए सुकून मेरी बेटी नहीं है। शायद वो मेरी बेटी है भी नहीं, वो मेरी धड़कन है। और धड़कन एक माँ बच्चे को जन्म देने से पहले ही महसूस कर लेती है। उसका सिर्फ नाम सुकून नहीं, वो मेरा सुकून है। आपको लगता है ना कि मैं उसे वहां पर छोड़ आई। मैं वादा करती हूँ आपसे कि 24 घंटे के अंदर अंदर मैं उसे इस घर में वापस लेकर आऊंगी। लेकिन प्लीज तब तक खुद को संभालिए, क्योंकि आपकी शिकायत तो मैंने सुन ली। अगर सुकून मुझे आपके बारे में शिकायत करेगी तो मैं सुन नहीं पाऊंगी। सानिया जी ने कुछ नहीं कहा, बस अपना चेहरा घुमा लिया। सिया ने सनाया की तरफ देखा और उन्हें सानिया जी को संभालने का इशारा कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। खान जल्दी से उसके पीछे पीछे आया और बोला, क्या हुआ, तुम सुकून को लेकर क्यों नहीं आई। सिया ने उसे सब कुछ बताया। सब कुछ जानकर रहान का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वो गुस्से से बोला, वो औरत कभी नहीं सुधर सकती। एक बार पहले भी उसने ब्रो की जिंदगी खराब कर दी थी और अब एक बार फिर से वो उनकी खुशियों को छीनना चाहती है। सिया ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोली, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, डोंट वरी, सब कुछ ठीक होगा। बस थोड़ा वक्त और उसके बाद झूठ सबके सामने खुद ब खुद आ जाएगा। करण अपने कमरे में आया। आते ही उसने बेड पर अपना फोन पटका और बाथरूम में चला गया। सिया रूम में आई तो उसकी नजरें करण को ढूंढ रही थी, लेकिन करण को रूम और बालकनी में न देखकर वो बाथरूम की तरफ जाने लगी। तभी बेड पर रखा हुआ करण का फोन बजा। वो फोन चेक करने बेड के पास आई तो फोन अतुल का था। करण के बिजी होने के बारे में बताने के लिए सिया ने कॉल रिसीव किया, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही सामने से अतुल ने बोलना शुरू कर दिया। और अतुल जो बोल रहा था उसे सुनकर सिया कुछ बोल ही नहीं पाई। उसके हाथों से फोन गिरने लगा, लेकिन उसने जल्दी से उस फोन को संभाला। वो एकदम शॉक हो चुकी थी। सामने से अतुल की आवाज आ रही थी, लेकिन सिया बिल्कुल पत्थर से बनकर खड़ी रह गई। उससे एक लफ्ज भी बोला नहीं जा रहा था। उसके हाथ पर जैसे बिल्कुल ही ढीले पड़ गए थे। अतुल ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। सिया ने फोन की तरफ देखा और ऊपर जो मैसेज आया हुआ था उसे खोला। मैसेज में एक वीडियो चल रही थी जिसमें सिया के बारे में एक न्यूज़ दिखाई जा रही थी। उस न्यूज़ को देखते हुए सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और करण बाहर आया। बाहर आते उसके कानों में कुछ आवाज़ सुनाई दी जो फोन से ही आ रही थी। सिया की तरफ देखकर वो जल्दी से उसके पास आया और उसके हाथों में पकड़े फोन की तरफ देखा। उसे फोन में चल रही वीडियो को देखकर उसका चेहरा हद से ज्यादा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने फोन को सिया के हाथों से खींचा और जोर से जमीन पर पटक दिया। वो सिया के कंधे पर अपना हाथ रखने लगा, लेकिन सिया ने अपना एक कदम पीछे ले लिया और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। करण जल्दी से उसके पास आया और उसे अपनी बाहों में समेट लिया, लेकिन सिया तो जैसे सच में पत्थर हो चुकी थी। करण ने उसे खुद से अलग किया और उसके गाल को थपथपाते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है लिटिल कैट, तुम इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दो। ऐसा कुछ नहीं है, ये सच नहीं है। सिया ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। वहीं दूसरी तरफ ब्लड स्टोन मिला।
कनिका टीवी के सामने बैठी लाइव न्यूज़ देख रही थी और उसके होठों पर जहरीली मुस्कुराहट थी। करण सिया को संभाल रहा था। सिया एक तरफ सुकून की वजह से तकलीफ में थी, तो दूसरी तरफ उसने अपनी जिस न्यूज़ को चैनल पर लाइव देखा था और जो वीडियो देखी थी, उसे देखने के बाद तो उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। करण उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसके चेहरे पर गुस्सा भी झलक रहा था। वो जानता था कि इन सब चीज़ों के पीछे किसका हाथ है। कनिका ने ही सिया को बदनाम करने के लिए झूठी खबर फैलाई थी कि उसका और आहान का एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर है। उसने आहान और सिया की कुछ तस्वीरों को मीडिया वालों को दे दिया था, जिसमें सिया आहान के गले लगी हुई थी और आहान ने भी उसे अपनी बाहों में संभाल रखा था। कुछ और तस्वीरें भी थीं जिन्हें देखने में ऐसा ही लग रहा था कि दोनों कुछ स्पेशल मोमेंट शेयर कर रहे हों, क्योंकि उन तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की गई थी और साथ ही साथ सिया का नाम एक और शख्स के साथ भी जोड़ा जा रहा था और उसकी और सिया की कुछ पिक्चर्स को भी मीडिया वाले टीवी चैनल और सोशल साइट्स पर दिखा रहे थे। जिस शख्स के साथ सिया का नाम जोड़ा जा रहा था, वो था राजवीर मेहरा। राजवीर मेहरा उसको करण जानता नहीं था, लेकिन पहचानता था। उसने सिया के साथ राजवीर को देखा था। राजवीर को देखने के बाद ही तो उसे आहान और सिया के बारे में गलतफहमी हुई थी। जिस दिन सिया आहान से मिलकर खाई वाली लोकेशन से गई थी, उसके बाद वो सीधा एक होटल में गई, जहाँ पर वो एक कमरे में गई और कमरा किसी राजवीर के नाम से बुक था। करीबन 1 घंटा सिया उस कमरे में रही और उसके बाद अकेली ही उस कमरे से बाहर आई। करण ने जब उस होटल के सीसीटीवी फुटेज चेक की, तो राजवीर के रूम में सिया को देखकर उसने अंदाजा लगाया था कि राजवीर के लिए सिया ने आहान को छोड़ दिया है और इसलिए आहान ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। जबकि बात यह थी कि सिया आहान को अपना भाई मानती थी और सिया की एक फ्रेंड मिष्टी आहान की गर्लफ्रेंड थी। मिष्टी ने आहान को छोड़कर राजवीर को सिलेक्ट किया था, जिसकी वजह से आहान का दिल टूट गया था और उसने सिया से रिक्वेस्ट की थी कि वो मिष्टी को मनाए, लेकिन सिया के लाख समझाने के बाद भी मिष्टी नहीं मानी। सिया आहान को सब बताने के लिए वहां पर आई थी और आहान को एक आखिरी कोशिश करने का वादा कर वहां से सीधा होटल आई, जहां पर राजवीर रुका हुआ था। आहान अपने दिल के हाथों मजबूर हो चुका था। वो इंतजार भी नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। लेकिन अब प्रेजेंट में आहान भी वापस आ चुका था और करण ने जब पता लगाया, तो उसे राजवीर के बारे में यह पता चला कि राजवीर लड़कियों को इस्तेमाल करता है। वो दिल्ली का बिजनेसमैन है और उसका अफेयर मिष्टी के साथ था, न कि सिया के साथ। सिया को कभी किसी लड़के के साथ नहीं देखा गया था और ना ही आज तक सिया ने कभी किसी लड़के की तरफ नज़र उठाकर भी देखा। वो हमेशा से ही बहुत सुलझी हुई लड़की रही थी। राजवीर के बारे में सोचते हुए करण का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वो जानता था कि जब इंसान की गलती नहीं भी होती है, तब भी उस पर इल्जाम लगाया जाता है तो उसे कैसा महसूस होता है। कनिका ने करण को गलत साबित करने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। करण जो उससे हद से ज्यादा प्यार करता था, उसे कनिका ने यह कहकर बदनाम किया कि उसके बाकी सभी लड़कियों के साथ नाजायज रिश्ते हैं। उसने खुद को सही साबित करने के लिए करण की इमेज बहुत ज़्यादा बिगाड़ रखी थी। कई बार उसने खुद से प्लाटिंग करके करण को बाकी सब लड़कियों के साथ होटल में फंसाने की कोशिश की और कई बार तो करण सब कुछ जानते हुए भी चुप रह गया, क्योंकि वो अपने सामने अपनी मोहब्बत को ख़त्म होते हुए देख रहा था। लेकिन कनिका की इन हरकतों ने उसे सच में एक बैड कैरेक्टर बना दिया था, जो हकीकत नहीं, सिर्फ एक ड्रामा था। कनिका के जाने के बाद वो करण की ज़िंदगी की हकीकत भी बन चुकी थी। करण ने सच में अलग अलग लड़कियों के साथ रिलेशन बनाना शुरू कर दिए थे और अब उसे महसूस हो रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। सिया के लिए उसे सच में बहुत बुरा लग रहा था। सिया के बारे में वो हर एक चीज़ जानता था। ऐसे में उसे शक की नज़रों से देखना तो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं था। वो सिया को संभाल रहा था, तभी उसे सिया अपनी बाहों में एकदम से ढीली होती हुई महसूस हुई। उसने सिया को खुद से अलग किया तो देखा कि सिया की आंखें बंद हैं। शायद स्ट्रेस की वजह से वो बेहोश हो गई थी। उसने जल्दी से उसे बेड पर लिटाया और डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर को कॉल करने के बाद उसने जल्दी से अतुल को कॉल किया और उसे सब कुछ पता लगाने के लिए कहा। उसे वो हर एक चीज़ चाहिए थी जो सिया को इस तरह से डिफेम करने के लिए इस्तेमाल की गई थी। कुछ ही देर में डॉक्टर, सिया और करण दोनों के कमरे के बाहर थे। करण ने एक पल के लिए भी सिया को नहीं छोड़ा था,
डॉक्टर अंदर आए तो भी करण सिया के पास ही रहा। डॉक्टर ने सिया का चेकअप किया। सिया स्ट्रेस की वजह से ही बेहोश हो गई थी। उन्होंने सिया को इंजेक्शन दिया और फिर उसके कुछ ही देर में होश में आने का बोलकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद करण सिया के पास बैठा उसके बालों को सहला रहा था। तभी करण का फोन बजा। उसने देखा तो अतुल का कॉल था। उसने जल्दी से अतुल का कॉल रिसीव किया तो अतुल ने उसे उस मीडिया हाउस का नाम बताया जिसने कनिका के साथ ये सब साजिश रची थी। अतुल ने उसे कुछ एड्रेस भी बताया। अतुल की सारी बात सुनकर करण ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और फिर सिया की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी आंखें खुलने से पहले मुझे वो सब ठीक करना होगा जिसकी वजह से तुम्हारी आंखें बंद हुई हैं। मैं नहीं चाहता जिन चीज़ों का सामना मैंने किया है उन चीज़ों का सामना तुम करो। इसलिए मुझे कनिका का ये गंदा खेल खत्म करना होगा। बोलकर वो सिया के चेहरे पर झुका और उसके माथे को चूमकर वहां से चला गया। उसके जाने की कुछ देर बाद सिया की आंखें खुली। आंखें खुलते ही वो अपने बेड पर इधर उधर देखने लगी। तभी उसे उसके बेहोश होने से पहले जो कुछ हुआ वो सब याद आने लगा और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वहीं दूसरी तरफ ब्लड स्टोन मिला। कनिका आराम से अपने बिस्तर पर सो रही थी। उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी इसलिए उसे नींद आ रही थी। तभी किसी ने उसके चेहरे पर पानी का भरा हुआ गिलास उड़ेल दिया। कनिका हड़बड़ाते हुए अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। उसने अपनी आंखें खोली तो उसके पास ही सुकून खड़ी थी जो गुस्से से उसे देख रही थी। वो तुरंत से अपनी जगह से उठी और सुकून को कंधे से पकड़कर खींचते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी कर रही हो तुम? हाँ, अकल नहीं है तुम्हारे अंदर? कोई सो रहा हो तो उस पर इस तरह से पानी डालते हैं क्या? किसने सिखाया तुम्हें ये सब? उस मिडिल क्लास सिया ने ना। वो सिया की तो अभी कनिका बोल ही रही थी कि सुकून ने उसे धक्का दे दिया। कनिका को उससे धक्के की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी इसलिए वो खुद को संभाल नहीं पाई और बेड पर गिर गई। अब वो और भी ज्यादा गुस्से से सुकून को देखने लगी थी। सुकून गुस्से से बोली, अगर मेरी सिया के बारे में कुछ कहा ना तो इस बार तो मैंने तुम्हारे मुंह पर ठंडा ठंडा डाला है, अगली बार गरम गरम पानी डालूंगी। जलकर रह जाओगी तुम डंकी आंटी। कनिका गुस्से से बोली, तुम 2 फुट की लड़की और इतनी लंबी जुबान, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। बोलते उसने दोबारा सिया को कंधे से पकड़ा। इस बार सिया दर्द से चिल्लाई क्योंकि इस बार कनिका ने उसे बहुत कसकर पकड़ा था। सुकून उसके हाथ पर जोर जोर से पंच मारते हुए बोली, छोड़ो मुझे डंकी आंटी कहेंगी, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। कनिका गुस्से से बोली, 1 मिनट रुको तुम्हें तो मैं सबक सिखाती हूँ। बोलते हुए उसे अपने रूम से बाहर लेकर गई और हॉल के बीचों बीच खड़ी होकर गुस्से से सर्वेंट को बुलाने लगी। लेकिन कोई भी सर्वेंट जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। सबके सब बहरे हो गए हों। जब कोई भी वहां पर नहीं आया तो कनिका को और भी गुस्सा आने लगा। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, कोई है यहाँ पर या सबके सब मर गए? बोलते हुए वो पूरे हॉल में अपनी नजरें दौड़ा रही थी। लेकिन जब कोई नहीं आया तो वो सुकून को यूं ही खींचते हुए किचन की तरफ लेकर जाने लगी क्योंकि किचन का स्टाफ तो हमेशा किचन में होता ही था। लेकिन जब वो किचन में आई तो किचन में भी कोई नहीं था। वो हैरानी से बोली, ये सब कहाँ गए? सच में मर गए क्या? सुकून कनिका को देखते हुए बोली, छोड़ो मुझे जोर से सूसू आया है। कनिका ने अपनी आंखें बड़ी कर उसे देखा और एक झटके में उसे छोड़ दिया। लेकिन तब तक सुकून सूसू कर चुकी थी। कनिका की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गईं। वो गुस्से से बोली, ये क्या किया तुमने? अब इसे साफ कौन करेगा? और तुम, ओ गॉड, कितनी घटिया लड़की हो तुम। बाथरूम में नहीं जा सकती थी? सुकून मासूमियत से बोली, मैंने तो तुम्हें बताया था डोंकी आंटी कि मुझे सूसू आ रहा है, लेकिन तुमने मुझे छोड़ा नहीं तो मैंने बीच में ही कर दिया। अब तुम साफ करो इसे। कनिका दांत पीसते हुए बोली, मैं और इसे साफ करूंगी? कभी भी नहीं। जाओ जाकर कोई सर्वेंट ढूंढ कर लेकर आओ जो साफ करे इसे। सुकून अपने कंधे उछाल कर बोली, मैं कहाँ से ढूंढ कर लेकर आऊं? आपका घर है डोंकी आंटी, तो आप लेकर आइए। कनका ने अपनी नाक को अपनी उंगलियों से बंद कर रखा था और ऐसे एक्सप्रेशन दे रही थी जैसे उसे पता नहीं कितनी घुटन हो रही हो। वो वहां से घर के दूसरी तरफ गई। वो बाहर गार्डन में भी आई लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। वो बाहर गार्डन के पास आई तो गार्ड ने बताया कि अभी कुछ देर पहले ही सारे सर्वेंट वहां से भाग चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो अब इस घर में काम नहीं करना चाहते। कनिका एकदम शॉक्ड रह गई। ऐसे कैसे सारे सर्वेंट एक साथ काम छोड़कर जा सकते थे? वो सोचते हुए उसे समझ आ गया कि आखिर ये काम किसका है। वो जल्दी से वापस आई
तो आते ही उसने सुकून को उसके बालों से पकड़ा और बोली, ये सब तुमने ही किया है ना? मेरे सर्विस सर्वेंट को तुमने ही भगाया है ना? सुकून मासूमियत से बोली, मुझे तो पता भी नहीं कि वो सब लोग कहाँ गए और मैं उन्हें क्यों भगाऊंगी। आपसे तो अच्छे ही थे वो लोग, कम से कम मुझे सूसू तो करवा रहे थे, लेकिन आपने तो मेरा सूसू ही, और अब मुझे जोर से पोटी भी आई है। जैसे ही उसने कहा, कनिका ने तुरंत उसके बालों को छोड़ा और उससे 4 कदम पीछे हो गई। वो गुस्से से बोली, कितनी गंदी लड़की हो तुम। जाओ, जाकर बाथरूम में अपने कपड़े चेंज करके आओ और फ्रेश होकर आओ। सुकून मायूस से चेहरे से बोली, लेकिन मुझे कपड़े बदलने नहीं आते और मुझे सूसू और पोटी सिया कराती है, तो अब तुम मुझे सूसू और पोटी करवाओगी। कनिका गुस्से से बोली, इतनी बड़ी हो गई हो, इतनी लंबी जुबान चलती है तुम्हारी, और अपना काम खुद नहीं कर सकती। सुकून मुंह बनाकर बोली, तुम भी तो इतनी बड़ी हो गई हो ना, लेकिन फिर भी सारा दिन सर्वेंट के ऊपर चिल्लाती रहती हो, अपना काम खुद क्यों नहीं करती। कनिका गुस्से से गरजी, मेरे साथ जुबान मत चलाओ। सुकून ने अपने पेट पर अपना हाथ रखा और बोली, मुझे जोर से पोटी आई है। अगर मैं वो बोल ही रही थी कि कनिका ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और उसे बाथरूम की तरफ लेकर गई। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और सुकून को बाथरूम के अंदर छोड़कर खुद बाहर ही खड़ी रह गई। जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा बंद किया, अंदर सुकून के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने पेट में फटा हुआ बैलून बाहर निकाला, जो पहले उसने पानी से भरकर अपने अंदर लगाया था, और फिर उसे फाड़ दिया ताकि कनिका को ऐसा लगे जैसे उसने सूसू किया है। वो शरारती मुस्कुराहट के साथ बोली, मानना पड़ेगा मेरे साथ रह रहकर तुम्हारा दिमाग भी चलने लगा। चलो, अब मैं तुम्हें ये सब बता तो दूं। बोलते उसने अपनी पैंट की पॉकेट से सिया का फ़ोन निकाला, जो सिया उसके पास ही छोड़ कर गई थी। उसने उस नंबर पर कॉल किया जिस पर सिया ने उसे करने के लिए कहा था। सिया अभी भी अपने बेड पर बैठी सुकून के बारे में सोच रही थी। उसे जल्द से जल्द सुकून को अपने पास वापस लाना था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे क्या करे जिससे सुकून वापस उसके पास आ जाए। उसे कनिका के खिलाफ सबूत चाहिए था, जिसके लिए उसने फिलहाल सुकून को काम पर लगाया था, लेकिन कहीं उस काम के चक्कर में सुकून फंस ना जाए, यह सोच सोच कर सिया की जान निकल रही थी। तभी अचानक से उसे कुछ याद आया। वो जल्दी से बेड से उठी और अपने क्लोजेट में से कुछ निकाला। अपने क्लोजेट में से उसने अपना पुराना फ़ोन निकाला था, जो वो शादी से पहले इस्तेमाल करती थी, लेकिन शादी के बाद उसने फ़ोन चेंज किया था। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल बहुत बेचैन था। उसने फ़ोन ऑन किया तो कुछ ही पलों में उस फ़ोन पर सुकून का फ़ोन आने लगा। उसने जल्दी से फ़ोन रिसीव किया तो सामने से सुकून गुस्से से बोली, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ सिया, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। सिया जैसे न जाने कब से उसकी आवाज़ सुनने के लिए तड़प गई थी। उसके होंठों पर मुस्कुराहट तो आंखों में आंसू आ गए। वो जल्दी से बोली, तुम ठीक तो हो ना मेरे बच्चे। सुकून ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और बोली, ओ फोसिया, तुम इतनी जल्दी सब कुछ भूल कैसे जाती हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपना ध्यान रखूंगी। अब बस तुम मेरी बात सुनो। बोलकर उसने वो सब बता दिया था जो अभी अभी उसने कनिका के साथ किया। वो सारी बातें सुनकर सिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे अपनी सुकून पर अब और भी ज्यादा प्यार आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी सुकून के पास जाए और उसे कसकर गले से लगा ले। तभी दरवाजे के बाहर खड़ी कनिका दरवाजा नॉक करते हुए बोली, इतना वक्त लगता है क्या बाथरूम में, तुम बाहर आ रही हो या फिर अभी। वो बोल ही रही थी कि सुकून ने जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट करके वापस अपनी पैंट की पॉकेट में डाल दिया। सिया बस हेलो हेलो करती रह गई, लेकिन वो समझ चुकी थी कि जरूर कनिका की वजह से ही सुकून ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया होगा। उसने फोन को अपने सीने से लगाया और बोली, जल्दी से वापस आ जाओ सुकून, तुम्हारे बिना तो जैसे अब एक पल भी सुकून नहीं आएगा मुझे। सुकून अभी भी अपनी पॉकेट में फोन डाल ही रही थी कि कनिका ने दरवाजा खोल दिया और गुस्से से उसे देखने लगी। सुकून के चेहरे पर डर दिखाई देने लगा। कनिका गुस्से से सुकून की तरफ देखते हुए बोली, मैं कब से दरवाजा नॉक कर रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या। सुकून भी मुंह बनाते हुए बोली, दरवाजा नॉक करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या, डंकी आंटी, जो सिर्फ दरवाजा ही पीट रही थी। तुम्हारी वजह से अब मुझे पॉटी भी नहीं आ रही। कनिका ने उसे घूर कर देखा और बोली, कितनी बदतमीज लड़की हो तुम, किस तरह की बातें करती हो।
सुकून एटीट्यूड से बोली। इतनी बदतमीज हूँ तो यहाँ क्यों रखा है मुझे? मेरी सिया के पास छोड़ आती ना। सुकून की बात सुनकर कनिका ने उसे घूर कर देखा और एक लूसीफर स्माइल के साथ बोली, ओह, तो अब मैं समझी। क्या बात है? तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो ताकि मुझे परेशान कर सको? ओ माई लिटिल गर्ल, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हें यहीं रहना होगा, मेरे साथ ही रहना होगा। उस सिया के पास तो अब मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। सुकून बाहर की तरफ आते हुए बोली, तो मैंने कब कहा है कि मुझे सिया के पास जाना है? मैं तो यहाँ भी मजे में हूँ। बोलते हुए वो बाहर निकल गई और झट से अपने कमरे में भाग गई। सुकून जिस तरह से कनिका को जवाब दे रही थी, कनिका बहुत बुरी तरह से चिढ़ रही थी, लेकिन उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और फिर वापस से इधर उधर नजरें घुमाने लगी। पूरे घर में उसे अपने और सुकून के अलावा कोई और नजर नहीं आ रहा था। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, न जाने इस लड़की ने ऐसा क्या किया कि सभी के सभी सर्वेंट एक ही बारी में ये घर छोड़कर भाग गए। अब मैं नए सर्वेंट कहाँ से लाऊं? बोलते हुए वो कुछ सोच रही थी, तभी उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया। उसने जल्दी से टेबल के पास आकर अपना फोन उठाया और एक एजेंसी को कॉल किया, लेकिन उस एजेंसी ने भी यही कहा कि सर्वेंट मिलने में कम से कम 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा। अब कनिका के पास इंतजार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। उस एजेंट की बात सुनकर कनिका ने गुस्से से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी उसकी नज़र उस जगह पर गई जहाँ पर सुकून ने सूसू कर दिया था। उस जगह को देखते उसने मुंह बनाया और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। अब उसे इंतजार था रितेश का, क्योंकि अब रितेश ही उसे इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता था। वो अपने कमरे में जा ही रही थी कि तभी सुकून एक बार फिर से वापस आई और कनिका का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगी। कनिका ने पलटकर गुस्से से उसे देखा और चिल्लाते हुए बोली, अब क्या है? अब क्यों परेशान कर रही हो मुझे? जाओ, जाकर एक कमरे में आराम से सो जाओ। सुकून गुस्से से बोली, मुझे खाना खाए बिना नींद नहीं आती और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। जाओ और मेरे लिए स्वीट कॉर्न पिज्जा बनाकर लेकर आओ। कनिका ने उसे ऐसे देखा जैसे कोई अजूबा देख रही हो। वो मुंह बनाते हुए बोली, तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो? सुकून ने अपने आसपास देखा और बोली, तुम्हें अपने अलावा इस घर में और कोई नजर आ रहा है क्या, डंकी आंटी, जिसे मैं ऑर्डर दूंगी? वो भी असली बात है कि मैं तुम्हें ही ऑर्डर दूंगी। और अब ज्यादा बात मत करो, जाओ और चुपचाप मेरे लिए खाना बना कर लेकर आओ। कनिका तुरंत से बोली, ऑर्डर कर देती हूँ। सुकून भी उतनी ज्यादा हाजिर जवाबी से बोली, मुझे बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता। सिया मेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाती थी, तो तुम भी मेरे लिए अपने हाथों से खाना बना कर लाओ। वरना जब मुझे भूख लगने पर भी खाना नहीं मिलता तो मुझे खाली पेट वॉमिट हो जाती है। बोलते हुए उसने वॉमिट करने जैसा एक्शन किया। कनिका झट से पीछे हो गई। वो गुस्से से बोली, तुम लड़की हो या कोई मुसीबत? एक पल भी चैन से नहीं जीने दे रही हो। सुकून एटीट्यूड वाले एक्सप्रेशन के साथ बोली, हूं तो लड़की, लेकिन तुम्हारे लिए मुसीबत ही हूँ। कनका हैरानी भरे एक्सप्रेशन के साथ बोली, क्या कहा तुमने? सुकून इस बार थोड़ा जोर से बोली, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दे दो। कनका उसे चुप कराने के लिए बोली, ठीक है, देती हूँ। बोलते उसने किचन की तरफ का रुख कर लिया। सुकून उसे जाते देख बोली, मेरे डैड और मेरी सिया को परेशान किया ना तुमने, अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। बोलते हुए उसकी आंखें गोल गोल घूम रही थी। कनका किचन में आई और आकर बेकरी आइटम देखने लगी। थैंक गॉड वहां पर पिज्जा बेस रखा था, वरना आज तो वो सच में मुसीबत में फंस जाती। उसने पिज्जा बेस लिया और उस पर पिज्जा की टॉपिंग कर कुछ वेजिटेबल्स काट कर उस पर रखी और पिज्जा को ओवन में रख दिया। सुकून किचन में आकर काउंटर पर चढ़ गई और बोली, कितना वक्त लगेगा? अब मुझे और इंतजार नहीं हो रहा। कनिका चिढ़ते हुए एक्सप्रेशन के साथ बोली, तुम्हारे सामने ओवन में पिज्जा रखा है ना मैंने, जितना वक्त लगेगा बनने में लगेगा। चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रहो। सुकून मुंह बनाकर बोली, मैं क्या करूं, मुझसे चुप रहा ही नहीं जाता। जब मुझे भूख लगती है तो मेरा और भी बोलने का मन करता है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या बात करूं। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपनी पोएम याद कर लेती हूँ। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। बोलते हुए वो बहुत ही ज्यादा ऊंची आवाज में बोल रही थी। कनिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने कानों पर अपने हाथ रखे और बोली, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। पिज्जा का नहीं पता, लेकिन अगर तुम यूं ही बोलती रही तो तुम मेरा दिमाग पूरा खा जाओगी।
बोलते हुए वो पिज़्ज़ा की तरफ आई और उसने ओवन का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ा दिया। सुकून को उसे परेशान करने में अब और भी ज़्यादा मज़ा आने लगा था। अचानक से एक ज़ोर का धमाका हुआ और ओवन से धुआं निकलने लगा। झल्लाहट के मारे कनिका ने टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई कर दिया था और पिज़्ज़ा के साथ ओवन ही जल चुका था। सुकून भी उस धमाके की आवाज़ से डर गई। कनिका की आंखें भी फटी की फटी रह गई थीं। सुकून काउंटर से कूदकर नीचे आई और कनिका की तरफ देखते हुए बोली, "डंकी आंटी, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम निकम्मी ही रहोगी।" बोलकर वो मुझसे सिकोड़ते हुए वहां से चली गई। कनका की गुस्से से मुट्ठियां कस गईं। उसे इस वक्त सुकून पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था और सिया से तो हद से ज्यादा नफरत हो रही थी, क्योंकि उसकी वजह से ही उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक मीडिया हाउस, गुस्से से कांपता हुआ करण उस मीडिया हाउस के अंदर आया। उसके पीछे पीछे ही अतुल और उसके बाकी के बॉडीगार्ड भी थे। करण के चेहरे पर ही देखकर लग रहा था कि वो यहाँ पर एक अच्छा खासा हिसाब किताब करने आया है। अंदर आते ही उसकी नजर वहां उस पूरे फ्लोर पर घूम रही थी। तभी एक टेबल पर उसे एक शख्स बैठा हुआ दिखाई दिया जो फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो फोन पर शायद उसी शख्स से बात कर रहा था जिसके कहने पर उसने सिया के आहान और राजवीर के साथ वो पिक्चर्स टीवी चैनल पर दिखाए थे। कनिका की आवाज उस फोन से बाहर तक सुनाई दे रही थी। करण उस शख्स के सामने पहुंचा तो वो शख्स अपनी फटी हुई आंखों से उसे देखने लगा। तभी उस फोन में से कनिका की आवाज आई, "तुमने जो किया है उसकी कीमत तुम्हें तुम्हारी औकात से भी ज्यादा मिलेगी। फिक्र मत करो। कनिका के वफादार कुत्ते हो तुम, और कनिका अपने कुत्तों को भूखा नहीं रखती।" करण ने उस आदमी के हाथ से फोन छीना और गुस्से से दांत पीसते हुए फोन पर बोला, "और करण उन लोगों की कुत्ते जैसी हालत करता है जो उससे पंगा लेते हैं, और ये इंसान तो पहले ही कुत्ता बना हुआ है। अब सोचो इसका क्या हाल होगा।" बोलते हुए करण ने उस शख्स के गिरेबान को पकड़ लिया था। कनिका करण की आवाज सुनकर हैरान रह गई। वो कुछ कहती उससे पहले ही करण ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और फोन पीछे की तरफ फेंका। उस पूरे फ्लोर पर जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे थे, सभी अपनी जगह पर खड़े होकर हैरानी से करण को देख रहे थे। करण ने जैसे ही फोन पीछे की तरफ फेंका, अगले ही पल उसके हाथों की उंगलियां मुड़ी और उसने पंच बनाते हुए उस आदमी को बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। करण लगातार उस आदमी के चेहरे पर मुक्के जड़ रहा था जिस शख्स ने कनका के कहने पर सिया और राहान की वो पिक्चर्स मीडिया में लाइव की थी। उस शख्स को बुरी तरह मारते हुए करण के सामने सिया का चेहरा ही घूम रहा था, जिसकी आंखों में बेहिसाब आंसू थे, जिससे पल पल करण का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसने उस शख्स को गिरेबान से पकड़ा और ऊपर की तरफ खींचा। वो शख्स ना खुद को छुड़वा पा रहा था और ना ही करण पर अटैक कर पा रहा था। करण इस वक्त इतना ज्यादा गुस्से में था कि वहां खड़े इतने सारे एम्प्लॉयज में से भी कोई भी उस शख्स को करण से छुड़ाने के लिए आगे नहीं आया था। हर कोई करण सिंघानिया का गुस्सा जानता था और कहीं ना कहीं वो लोग जानते थे कि यह न्यूज़ फेक है और उन्हीं के आदमी ने पैसों के लिए ये सब किया है, इसलिए वो लोग बीच में आना ही नहीं चाहते थे। करण ने उस शख्स को गिरेबान से पकड़े हुए गुस्से से गरजते हुए कहा, "तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी सिया के करैक्टर पर इस तरह के सवाल उठाने की? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे भाई को इन सब मामलों में घसीटने की? कैसे हुई तेरी हिम्मत?" बोलते उसने एक जोरदार पंच उसकी गर्दन पर जड़ दिया और उसके गिरेबान को छोड़ दिया। वो शख्स नीचे जमीन पर गिरा, लेकिन करण अभी भी रुका नहीं। वो जल्दी से उस पर झुका और उसे गिरेबान से पकड़कर वापस ऊपर की तरफ खींचा। उस शख्स के होठों से खून बहने लगा था और चेहरे पर भी काफी नील पड़ चुके थे। उसकी गर्दन भी एक तरफ से मुड़ चुकी थी। वो शख्स गिड़गिड़ाते हुए बोला, "प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे पैसों का लालच।" बोल ही रहा था कि करण ने एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर और मारा और बोला, "पैसों के लालच में इतना गिर गए कि इंसान से जानवर की फितरत पर आ गए। माफी तो तुम्हें नहीं मिलेगी, लेकिन और बहुत कुछ मिलेगा।" बोलते हुए करण ने एक जोरदार लात उसके पेट पर मारी और वो शख्स एक बार फिर से नीचे जमीन पर गिरा। इस बार वो दर्द से कराहने लगा था। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर वहां से भाग जाए या फिर किसी से मदद मांग सके। जमीन पर लेटा हुआ वो शख्स दर्द भरी सिसकियां ले रहा था और करण के सामने अपने हाथ जोड़ रहा था। तभी करण ने कहा, "इंस्पेक्टर।" इंस्पेक्टर शब्द सुनकर उस शख्स की आंखें बड़ी हो गईं। इंस्पेक्टर वहां पर आए और करण सख्त नजरों से उन्हें देखते हुए बोला, "मानहानि का केस तो आप अच्छी तरह से समझते हैं ना?
इस आदमी ने मेरी बीवी और मेरे भाई पर जो इल्ज़ाम लगाए हैं उसकी सज़ा क्या होगी? मुझे नहीं लगता मुझे आपको बताने की ज़रूरत है। सबूत आपके पास पहले ही पहुंच चुके हैं और अब इनका कन्फेक्शन आप खुद लीजिए। इंस्पेक्टर ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोला, आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर सिंघानिया, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। अगर आप कहें तो हम मिसेज कनिका को भी अरेस्ट। करण ने अपना हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया और बोला, नहीं, उसका हिसाब मैं अलग से करूंगा। बोलते हुए करण के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। इंस्पेक्टर उस आदमी को घसीटते हुए वहां से ले गए। अतुल करण के पास आया और बोला, बॉस, आपने कनिका को क्यों छोड़ दिया जब आप जानते हैं कि इन सबके पीछे उसका हाथ है? तो वो अभी बोल ही रहा था कि करण उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, क्योंकि इससे मेरी सिया और हान तो इनोसेंट प्रूफ हो जाएंगे, लेकिन मेरी प्रिंसेस, मेरी सुकून अभी भी उसके पास है। और कनिका की फितरत मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। खुद को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। इंसान की जब गिरने की हद आती है तो कोई हद मायने नहीं रखती, और कनिका तो बनी ही गिरने के लिए है। बोलते हुए कनिका के लिए उसकी नफरत उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।